बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 मई पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 159। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर अडयाला जेल से आपके सामने रखते हैं, जहां से रात गए एक बार फिर बुशरा बीबी को चुपके से छुपा के अल शिफा आई हॉस्पिटल जो है ले जाया गया। ये अल शिफा आई हॉस्पिटल या अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो है ये रावलपिंडी में है और इसकी मैनेजमेंट भी मोस्टली मिलिट्री जनरल्स के पास ही है। इसीलिए उस हॉस्पिटल में बार बार लेकर जाया जाता है बुशरा बीबी को, ताकि वहाँ से कोई बात उनके इलाज के बारे में या उनसे जो इंटरेक्शन है या वहाँ से कोई तस्वीर या किसी किस्म का सबूत जो है वो बाहर लीक ना हो सके। बहरहाल बुशरा बीबी की फैमिली को बताए बगैर एक दफ़ा फिर उन्हें शिफ्ट किया गया अडयाला जेल से शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में। उनका फिर वहाँ प्रोसीजर किया गया। याद रहे कि इससे पहले भी रात गए बुशरा बीबी को पिछले महीने अप्रैल के महीने ऐसे ही लेकर गए थे और उनका आई ऑपरेशन कर दिया था रेटिनल डिटैचमेंट का, जो कि बहुत ही तकलीफ दह मरहला होता है मरीज के लिए भी, खानदान के लिए भी। डॉक्टर्स के कहने के बावजूद उन्हें जेल में वापस भेज दिया गया। हालांकि डॉक्टर्स ने यह कहा कि उन्हें कम से कम 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहने दें ताकि उनकी जो पट्टी है, इलाज मालजा है, वो बेहतर तरीके से हो सके। आपको पता है जेल में जितनी केयर हो सकती है, जो हाइजीन की सूरत हाल है, जो बिजली की सूरत हाल है, जो उनके सेल की सूरत हाल है, लेकिन वो बात नहीं सुनी गई। एग्जैक्टली वही किया जा रहा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। जब उन्हें पिम्स लाते हैं तो छुपा के लाते हैं और उसी तरीके से वापस जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ना ही इमरान खान साहब की फैमिली को बताया जाता है बार बार जब ये सब कुछ किया जाता है, और ना ही बुशरा बीबी की फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, बताया जाता है, ना ही उनमें से किसी को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। ये पाकिस्तान के अपने कवानीन जो हैं उसके भी खिलाफ हैं, ये इंटरनेशनल कवानीन के भी खिलाफ है, ये जेल मैनुअल के भी खिलाफ है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। लेकिन मजाल है कि किसी को कोई शर्म आ जाए। ये काम मैं ये कहूँगा कि एक बार नहीं, अब कई बार कर चुके हैं और मुझे लगता है कमिटेड हैं कि इस काम को हमने जारी और सारी रखना है। अगली खबर गिलगित बल्तिस्तान से आपके सामने रखते हैं। खबर यह है कि चौधरी निजामुद्दीन ने वही काम जो 8 फरवरी 2024 को अपनाया था, वही अब गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल उसी प्ले बुक को जो है वो रिपीट करना शुरू कर दिया है। वहां पर भी जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात पर मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए गए हैं। चलास में इंतखाबी रैली हो रही थी। चलास आपको पता है कि बहुत दूर दराज इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का। वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की रैली थी उसकी वजह से उस पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज कर दिए गए। अच्छा चलें, पाकिस्तान में तो हम सबको दहशतगर्द बनाया, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, क्योंकि वो कश्मीर का हिस्सा है और इंडिया कहता है कि वो उनका हिस्सा है। जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के लोग और हम सब कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, लेकिन कहने की बात यह है कि वहाँ पर होने वाली किसी भी बात को इंडिया जो है वो बहुत एक्सप्लॉइट कर सकता है। और जाहिर है जो आलमी मुबस्सर होंगे वो भी उसके बारे में डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। और अगर वहाँ पर कोई बदअमनी होती है तो उसको किस तरीके से उछाला जाएगा इंडिया की तरफ से और बाकी दुनिया की तरफ से, ये भी हमें समझ होगी। तो जब मैं आपको कहता हूँ कि चौधरी निजामुद्दीन जो है उनको बिल्कुल कोई मुल्क की परवाह नहीं है, मुल्क की मफाद की परवाह नहीं है, मुल्क की इज्जत की परवाह नहीं है, मुल्क के अंदर जो सेंसिटिव फॉल्ट लाइंस हैं उनकी भी परवाह नहीं है। कश्मीर में जाके मुकाबले करके गोलियां मार के लोगों को भून डालते हैं ये सोचे बगैर कि इससे हमारा जो मुकदमा है, जो हम मकबूजा कश्मीर के बारे में लड़ते हैं कि वहाँ पर एक खुली जेल बना दिया है और लोगों को कत्ल किया जाता है, वो कितना कमज़ोर होगा। अगर हम मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजाहरीन को, जो पिछले दिनों में हमने किए, तो फिर हिंदुस्तान के लोगों को हम किस तरीके से ये कह सकते हैं कि आप मकबूजा कश्मीर में ये कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि चलास में जो कुछ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में किया गया, वही अब चलास के अंदर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, उनके उम्मीदवारों के साथ किया जा रहा है कि दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। पहले ही जो एक मुल्क के ऐसे हिस्से हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, जहां पर फॉल्ट लाइंस किसी भी वक्त दुश्मन है, मुखालिफ है, वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है। हम कितनी खूबी के साथ मौका दे रहे हैं उन्हें कि आप आइए और ज़रूर एक्सप्लॉइट कीजिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई हरकत हो नहीं सकती, लेकिन हमें है कि शर्म आनी नहीं है। हम रवां दवां हैं क्योंकि हमें यही एक तरीका आता है इलेक्शन जीतने का। हालांकि आप हमेशा सुनते आए कि हमारे जर्नल्स ने फ़लाँ को लीडर बनाया, फ़लाँ को बनाया, फ़लाँ को जताया, फ़लाँ को जताया, यही आप सुनते आए। अगर आप वाकई बनाने और बिगाड़ने वाले थे तो आपको 4-5 साल हो गए आप कोशिश करते हुए, अभी भी आपको दहशतगर्दी के पर्चे देने पड़ रहे हैं।
चलास हो या कश्मीर हो या केपी हो या पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो, हर जगह पर, मुल्क के तूलो अर्ज में हर जगह पर आपको अभी भी दहशतगर्दी के पर्चे देने पड़ रहे हैं क्योंकि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इससे आपका वो जो 78 साल का या 75 साल का नैरेटिव और मिथ आपने झूठी बनाई हुई थी, तरीका क्या था कि देखते थे कौन जीतने वाला है, उसके पीछे खड़े हो जाते थे जाके और मार्केट में हवा बांध देते थे कि इसे हमने बनाया है। अब अगर आप बना सकते हैं तो फिर बना लीजिए, किसी को इतनी देर में आपसे बन क्यों नहीं रहे, बल्कि एक को बनाते हैं फिर बिगाड़ देते हैं। पहले आपने बिलावल जरदारी को बताया कि बहुत ज़बरदस्त लीडर है, आपने उन्हें तोहफे, अवार्ड और पता नहीं क्या कुछ दिया, याद होगा, तमगे शमगे सब कुछ दिए जब इंडिया के साथ चपकलिश हुई। ये 10-11 महीने पहले की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर वो घूमे फिरे। आपने कहा देखिए कैसी सफारतकारी ये कर रहे हैं। उसके बाद आपने गालिबन, अगर मैं गलत नहीं तो अगस्त के महीने में आपने उन्हें तमगे शमगे लगाए, अगस्त 2025 को। अभी अगस्त को गुजरे हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लीजिए 8-9 महीने हुए हैं और आज बिलावल जरदारी को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो मुल्क दुश्मन हो। बिलावल जरदारी और उनके वालिद को जब अमरीकी टीम आई हुई थी मुज़ाकरात के लिए तो आप लोगों ने पास नहीं फटकने दिया। अभी भी तमाम तज्जिया निगार यही कहते हैं कि बिलावल का पेज आप फाड़ चुके हैं क्योंकि उनकी कोई कॉल आपने रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें वो आपको बुरा भला कह रहे थे। ये बहुत देर पहले हमने शेयर की थी बात, कई महीने पहले। लेकिन बहरहाल उनको और उनके वालिद को करीब नहीं आने दिया जाता और अब ये पता चला है कि 28वीं तरमीम, जिसमें शायद आप उनसे पैसा लें सन से और शायद सदारत भी ले लें और शायद सदारत 29वीं में लें, 28वीं में पहले काम डाल लें, उन्हें कमज़ोर कर लें और फिर आप 29वीं तरमीम करवाएं और उसमें जाकर उनसे सदारत छीनें। तो बहरहाल किसी भी सूरत में आपने बाप बेटे को कट इन टू साइज कर दिया है और मतलब कहने का ये कि आप उनको बना रहे थे, अब बिगाड़ दिया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा के पीछे आपने अरबों रुपया लगा दिया उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए। उनका इमेज क्या है वो पब्लिक में जाके आज़ादाना लोगों को बात करने दें। आप 5 मिनट की रिकॉर्डिंग कहीं नहीं कर सकेंगे पूरे पंजाब के अंदर, कहीं जाकर पूछ लीजिए कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर आप बना और बिगाड़ सकते होते तो आप जाहिर है यहाँ पर भी गिलगित बल्तिस्तान में आपको ये काम ना करना पड़ते, आपको दहशतगर्दी के पर्चे ना देना पड़ते। असल में ये सब झूठ था जो आपने एक इमेज बिल्ड किया हुआ था। वो भुट्टो साहब पॉपुलर थे तो आप पीछे खड़े हो जाते थे, वो इमरान खान पॉपुलर हुए तो आपने उस वक्त कहा कि हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब इमरान खान जीत रहे थे 2018 का इलेक्शन तो आरटीएस को बिठाकर आपने उनकी कम से कम 25, 30, 35 सीटें जो हैं वो उनसे छीन ली ताकि उनको लूली लंगड़ी हुकूमत दी जाए जिससे वो परफॉर्म ना कर सकें। और आपने फिर बीच में अपने घोड़े गधे सब छोड़ दिए ताकि आप उनकी लगामें अपने हाथ में रखें और अगर इमरान खान वाकई कामयाब होने लगें तो आप उनको वापस खींच दें ताकि वो जो गाड़ी है उसको अगर कहीं पर जो फंसी हुई है पाकिस्तान की, क्योंकि नाजुक मोड से ही हम गुजर रहे हैं, उसको अगर किसी सूरत इमरान खान निकाल कर पटड़ी पर डाल लें, सड़क पर डाल लें, तो आप फिर अपने गधों और घोड़ों की लगामें जो हैं वो खींच लें ताकि वो सारा काम जो है वो तलपट हो जाए। वही आपने किया आखिरकार। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि जो कोरोना था उसके अंदर भी दुनिया की जो टॉप 3-4 इकॉनमीज परफॉर्म की, पूरी दुनिया ने शाबाश दी जिस तरीके से पाकिस्तान ने उस सारे क्राइसिस को हैंडल किया। इमरान खान की हुकूमत को तो आपने बहुत पहले चलता करना था, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से वो सब कुछ लेट हो गया। और क्योंकि वो लेट हुआ उसमें इमरान खान पर अल्लाह ने रहमत ये की कि परफॉर्म कर गए इमरान खान, उसमें दिलेरी से फैसले किए, कोविड के अंदर परफॉर्म कर लिया, जिस वजह से आज लोगों को उनकी हुकूमत याद आती है। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $120 फी बैरल थी तो इमरान खान ने 150 रुपए लीटर पर वो तेल बेचकर दिखाया। आज आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत $100 के करीब है और 80 भी रही है और 88 भी रही है और 92-93 भी रही है, लेकिन आप 400 रुपए फी लीटर के ऊपर पेट्रोल बेच रहे हैं। इकॉनमी की आपने तबाही कर दी है। तो अगर आप कुछ भी कर सकते होते तो चलें, लीडर किसी को नहीं बना सकते तो आपने कहा था 100 अरब लेके आएंगे, वो भी आप नहीं ला सके। आपने कहा स्मगलिंग खत्म करेंगे, वो भी नहीं ला सके। ग्रीन इनिशिएटिव करेंगे, वो भी नहीं कर सके। SIFC कुछ करेगी, वो भी नहीं कर सके। तो बेसिकली सबसे नालायक और माठे आप लोग हैं और जितनी पुअर परफॉर्मेंस आपकी है उतनी तो नवाज शरीफ की भी नहीं होगी अगर आप उसको मौका दे देंगे तो, यकीन कीजिए। हालांकि ये करप्ट तरीन है और ये सबसे पहले अपनी करप्शन करते हैं, लेकिन यकीन रखिए कि आपसे बेहतर पीपल्स पार्टी की भी परफॉर्मेंस होगी। हो ही नहीं सकता जितने नालायक आप हैं उतना कोई नालायक निकले, लेकिन अब आप वही अपनी प्लेबुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी दोहरा रहे हैं। अच्छा जी, मानसेरा के अंदर जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मिला जुला उसके ऊपर रद्द अमल है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी तनकीद भी हो रही है कि वो जो जलसा था वो उतना बड़ा नहीं था जितना होना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो किया ही छोटा गया था जलसा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं,
वो जलसा उस तरीके से प्लान नहीं किया गया जैसे होना चाहिए था, और मर्दान में एक बड़ा जलसा हुआ था, ये बहुत छोटा हुआ। तो तरह तरह की तनकीद है। बहरहाल वहाँ पर ये इलाका था बाबर सलीम सवाती साहब का, वहाँ पर वो पहुँचे, 25 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का उन्होंने इफ्तिताह किया। उसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को लीडर मानता हूँ, अगर जमात के अंदर या जमात के बाहर खुद को कोई इमरान खान समझता है तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा, मैं इमरान खान की ही सुनूंगा। मैंने सलमान सफदर के ज़रिए इस्लामाबाद मार्च या मुल्क बंद करने की इमरान खान से इजाज़त मांगी तो उन्होंने महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुशावरत का हुक्म दिया। इसलिए मैं जो मुझे इमरान खान साहब कहेंगे वही करूंगा, कोई और लीडर ना बने, कोई और लीडर नहीं है, सिर्फ इमरान खान है। उसके बाद सोशल मीडिया पर यह बातचीत शुरू हो गई कि क्योंकि मुराद सईद साहब ने एक ट्वीट किया था, इसलिए सुहेल अफरीदी साहब ये उनको जवाब दे रहे हैं, और उनकी जो बातें उन्होंने ट्वीट में की उनका जवाब दे रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। अब कई दफ़ा होता है कि क्योंकि आप अंदर के हालात को नहीं जानते, पार्टी के लोगों के आपस के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको नहीं जानते, उनकी डायमेंशंस को नहीं जानते, तो कई दफ़ा आप तज्जिया अपनी तरफ से दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं जो सरफेस पे नज़र आ रहा होता है, लेकिन सरफेस के नीचे भी चीज़ें होती हैं। आप अगर सुहेल अफरीदी का जो मुराद सईद साहब के साथ रिलेशनशिप है, आप उसको गालिबन नहीं जानते। सुहेल अफरीदी साहब उनको अपना उस्ताद भी मानते हैं, उन्हें अपना सदर भी मानते हैं क्योंकि वो ISF के सदर रहे हैं, और उन्हें अपना बड़ा भाई भी मानते हैं। ये हो नहीं सकता कि सुहेल अफरीदी उनके लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे। मैं कोई सुहेल अफरीदी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन ये उन पर जो आप तनकीद कर रहे हैं, ये उनके साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। वो दुनिया में किसी भी शख्स के खिलाफ तनकीद कर सकते हैं, ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। वो दुनिया में किसी भी शख्स के बारे में तनकीद कर सकते हैं, वो कभी भी मुराद सईद के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। वो आज जिस भी जगह पर पहुँचे हैं, इसमें मुराद सईद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने ही उनकी तरबियत की, उन्होंने ही उनकी सियासी तरबियत की, उन्होंने ही उनको पार्टी के अंदर हर जगह पर, क्योंकि मैं एक टाइम के अंदर जो ISF था उसकी जिम्मेदारी जो है वो खान साहब ने मुझे भी दी थी। जैसे अभी इस वक्त ISF और यूथ विंग की जिम्मेदारी अब से थोड़ी देर पहले तक जो हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनके पास थी, आप सबको पता है, खालिद साहब के पास। तो मेरे पास भी पहले वो जिम्मेदारी रही। तो उस टाइम में मैंने सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी के साथ काम किया, और मुराद सईद का इनके ऊपर कितना गहरा असर है या मुराद सईद का कितना कंट्रीब्यूशन है इनकी ज़िंदगियों में या इनकी सियासी परवरिश में, वो आप एनालिसिस से नहीं समझ सकते। वो अगर आप डायमेंशंस को अंदर से समझते हैं तो तभी समझ सकते हैं। तो इसलिए ये मुराद सईद को खामखा कंट्रोवर्शियल करना इसमें, या मुराद सईद की और सुहेल अफरीदी के दरमियान आप ये कहें कि तफरीक पैदा करना या कोशिश करना कि दोनों के दिल एक दूसरे से बुरे हो जाएं, या सुहेल अफरीदी के ऊपर, वैसे तो आपको पता है मैं रोज़ ही तनकीद करता हूं, जैसे उन्होंने कलम छोड़ हड़ताल जो है वो गालिबन आज की या कल की अनाउंस कर रखी है, मैं उस पर हमेशा तनकीद करता हूं कि इन कामों से कुछ हासिल नहीं होना। तो मैं जहां मुझे गलत लगता है मैं सुहेल अफरीदी के ऊपर बिल्कुल तनकीद करता हूं, लेकिन ये जो उनके जुमले हैं ये किसी सूरत मुराद सईद के लिए नहीं है, ना उनके खिलाफ हो सकते हैं, ना वो उनके खिलाफ कभी भी जो है वो ऐसी तनकीद कर सकते हैं। ये किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने तो जो कहा, जुनेद अकबर साहब ने कहा कि ऐसा कोई शख्स अभी तक पैदा नहीं हुआ जो जुनेद अकबर को डरा ले, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी साहब पर खान का एतमाद है। इस्टेब्लिशमेंट के टट्टू जब आपके खिलाफ बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें आपसे तकलीफ है। वो सुहेल अफरीदी को मुखातिब करके कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के टट्टू जब आपके ऊपर तनकीद करते हैं तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं। ये जुनेद अकबर खान जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से, ये उन्होंने वहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हैं। अब आगे फयाज शाह, एक बहुत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप ये कहिए कि अच्छा सोशल मीडिया अकाउंट, दिन रात इमरान खान के लिए वॉलंटियर करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना कभी ओहदा लिया, ना ओहदा लेना है, ना इन्होंने या इनके ख़ानदानों ने, अकेला फयाज शाह नहीं, इस तरह के बहुत सारे नौजवान जिन्होंने ना कभी ओहदा लिया, ना उनके ख़ानदानों ने कोई ओहदा लिया, ना फ़ायदा लिया, बल्कि दिन रात इमरान खान के कॉज के लिए, इमरान खान के हकूक़ के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक फयाज शाह हैं। मेरा बहुत ज़्यादा खराज तहसीन फयाज शाह और इनके दूसरे इसी तरह के तमाम साथी। ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसके ये ऑफिशियल लोग भी नहीं हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है, इनकी और इस तरह के और बहुत सारे जो साथी हैं उनकी, वो लाजवाल है, या उनका कंट्रीब्यूशन बहुत लाजवाल है, और मैं उसके लिए इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ जितनी ये दिन रात मेहनत करते हैं। वो लिखते हैं कि इस वक्त PTI में जितने भी लोग PTI के मामलात को फॉलो करते हैं, और आज से पहले मैं उनकी सोशल मीडिया, वो कहते हैं जो एक्टिविटी वो देखता आया हूँ, तो ये पहली दफ़ा है कि PTI का कोई जलसा हुआ है
और तकरीबन सभी लोगों ने जो पीटीआई को फॉलो करते हैं, जो पीटीआई के हक में बोलते हैं, जो वीलॉगर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, उन्होंने इस जलसे को इग्नोर किया है। मुझे एक भी ट्वीट इस जलसे की प्रमोशन या अपडेट्स की नज़र नहीं आई। जो इक्का दुक्का ट्वीट्स नज़र से गुजरी, इनमें जलसे में होने वाली खोखली तकरीरों पर शदीद तनकीद की गई। ये पहली बार है कि मैंने पीटीआई के लोगों को सोशल मीडिया पर किसी जलसे को मुकम्मल इग्नोर करते देखा। मैंने 2 तनकीदी ट्वीट्स की। अवाम ने इस पर भी गालियां लिखी हैं कि इमरान खान को बेचने वाले इन नमक हरामों पर लानत भेजें, हम इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। पहली बार पीटीआई की आदत पर वर्कर्स और सोशल मीडिया की तरफ से ऐसी शदीद बदअतमादी और फासला देखने को मिला है। लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। इमरान खान का सौदा करके इन्होंने शायद वक्ती कुछ फ़ायदे हासिल कर लिए हों, लेकिन अवाम और सोशल मीडिया की सपोर्ट मुकम्मल तौर पर खो दी है। इमरान खान तो माइनस नहीं होगा, लेकिन ये सब चेहरे माइनस होंगे। अब मेरा एक मशवरा है, एक तरीका तो ये है कि फ़याज़ शाह के ऊपर गुस्सा किया जाए, ये कहा जाए कि उन्होंने बदतमीज़ी की है, इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। इसमें ज़ुबान सख्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि फ़याज़ शाह और इस तरह के दूसरे साथी ऐसे हैं जो 24 घंटे में 18 घंटे इमरान खान के लिए काम करते हैं और दिन रात इन्होंने पिछले कई सालों से। तो अगर इनको गुस्सा है, इन्होंने कोई ज़ुबान सख्त भी इस्तेमाल कर ली है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी लीडरशिप की पोजीशंस पर मौजूदा बैठे हुए लोगों से कि स्पेस रन करें एक ट्विटर पर। इन तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलें, बेशक वो क्लोज स्पेस कर लें, या ये कोई हज़ारों लोग नहीं हैं, इस तरह के चंद अकाउंट्स ही हैं। इनको इक्का दुक्का जो लोग इस वक्त आपसे राजी हैं या नाराज हैं, जो भी आपने कहना है, दोनों तरफ के ले लें। अगर कम तादाद में राजी हैं या कम तादाद में नाराज हैं, जो भी आपने समझना है, दोनों साइड्स को टेलीफोन करके आप राब्ता करें और दोनों को अपना जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपका काम है, वो एक्सप्लेन करें। क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूं, फ़याज़ शाह जैसे अकाउंट से इतनी सख्त तनकीद जो मैं आप पर देख रहा हूं, इससे जाहिर है ये कॉज इफेक्ट होगा, पार्टी इफेक्ट होगी। अगर इस तरह के लोग जो फ्रंट लाइन के हरावल दस्ते के लोग हैं इमरान खान की तहरीक के, वो अब आप पर तनकीद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ आप गलत कर रहे हैं। अगर गलत नहीं कर रहे तो फिर सबको एतमाद में लीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। पिछले दिनों अलीमा खान साहबा से पूछा था कि आप क्या स्ट्रेटजी से मुतफिक हैं जो इस वक्त बनाई जा रही है, तो उन्होंने कहा था कौन सी हिकमत अमली, मतलब उनको भी नहीं पता था। तो ये ज़रा थोड़ा सा रीथिंक कर लीजिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है आगे। कल मतलब आज कल की खबर है, ये कल आई थी शाम को। तो आज अडयाला जेल में दोबारा से पार्टी रहनुमाओं और वकला की मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ। 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जो है वो दोबारा जेल हकाम को भिजवाई गई है। फहरिस्त में अरकान कौमी असम्बली नसीम अली शाह और खुर्रम शहजाद के नाम शामिल हैं। अरकान सूबाई असम्बली रजब अब्बासी, जाहिर शाह, ज़ार आलम खान और रुबीना शाहीन का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। अब मैं उम्मीद करूंगा, वैसे तो इसमें एक आध ऐसा नाम भी ज़रूर डालते, ये सभी बड़े मोहतरम है मेरे लिए दोस्त। जब मैं बात करता हूं तो कई दोस्त समझते हैं मैं उनकी कोई तौहीन कर रहा हूं, ऐसा नहीं। कुछ दोस्त बहुत सीनियर होते हैं लेकिन मीडिया को उस तरीके से एंगेज नहीं कर पाते। इनमें एक आध नाम ज़रूर रखना चाहिए हर हफ्ते जो मीडिया को एंगेज करे। अब मुझे जो सलमान अकरम राजा हैं उनकी एक मजबूरी का पता चला हाल ही में। मुझे अंदर के एक ज़राए से पता चला कि सलमान अकरम राजा साहब बहुत सारे लोगों के नाम डालते हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, और वो कहते हैं हम फारिग नहीं, हम नहीं जा सकते। तो सलमान अकरम राजा साहब को करना ये चाहिए कि उन्हें लिस्ट में नाम डालकर लिस्ट पब्लिक कर देनी चाहिए, और जब वो बड़ा नाम नहीं पहुंचेगा तो फिर वर्कर जाने, अवाम जाने और वो बड़ा नाम जाने, खुद ही लोग तनकीद करेंगे और अगली दफ़ा लोग पहुंचेंगे। तो आप एक नाम ज़रूर रखें, एक नाम ज़रूर रखें हमेशा इस लिस्ट के अंदर, जो मीडिया को एंगेज कर सके, जो बड़ा नाम हो मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वहाँ से इमरान खान साहब के हक के लिए आवाज़ बुलंद हो और वो मीडिया के अंदर आए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि अब आखिरकार मरियम नवाज वापस इमरान खान के हाथ पर बैत कर रही हैं। याद कीजिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी, गिराई गई थी, तो पहला काम मरियम नवाज ने अपने चचा को फ़ोन किया था। बहुत गौर से आपने ये सुननी है ऑडियो, क्योंकि इस ऑडियो की आवाज़ थोड़ी कम है, हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन इसमें मरियम कह रही हैं कि इमरान खान के पास दिखाने के लिए हेल्थ कार्ड के अलावा कुछ नहीं है, हेल्थ कार्ड को फ़ौरन बंद कर दीजिए। चचा और भतीजी, ये उस वक्त की बात है जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी, सिर्फ शहबाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और नीचे जो है वो मामलात अभी डिफरेंट थे। तो उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड बंद कर दीजिए। ये जरा पहले ऑडियो सुन लीजिए। कहा इमरान खान के पास दिखाने के लिए सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ का मरियम नवाज से मुकालमा, आवाज गैर वाज़ेह रही। आखिर में कहा इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई मसला ही नहीं है। खाने के लिए सवाई कार्ड कुछ नहीं, और वो तो लेकिन हमने ये नहीं किया था। कल आपको याद है, हमने तो उसको $102 नीचे
सुन लिया आपने। और दोनों ने मिलकर हेल्थ कार्ड को फौरी तौर पर बंद कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़े बहुत कुछ अजला में रह गया था, ये इन्होंने अब से साल डेढ़ साल पहले उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। उसके बाद गरीब, नातवा लोग, मजबूर लोग किस तरीके से रुल गए हॉस्पिटल्स के अंदर, वो आप सब ने देखा है। इलाज के बगैर लोगों के माँ बाप, लोगों के घर के अहले खाना के लोग मर गए बेचारे। ये मैं मुहावरातन मर गए नहीं कहता, असल में मर गए। उन्हें इलाज मिलता था लेकिन अब उन्हें इलाज नहीं मिला क्योंकि उनसे वो हेल्थ कार्ड छीन लिया गया। इमरान खान का हेल्थ कार्ड क्या था? हेल्थ कार्ड ये था कि उसके पीछे इंश्योरेंस कंपनीज थी। मीन हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को पैसे देती थी, जैसे पूरी दुनिया में होती है, और वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हॉस्पिटल से लोगों को इलाज करवा के देती थी। क्योंकि हुकूमत इन्वॉल्व थी तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो सस्ता रेट हुकूमत उनके साथ तय करती थी। और उसके बाद अगर किसी ने बच्चे की डिलीवरी हुई है किसी की, तो वो सब कुछ तय था हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के माबैन कि इस तरीके से प्राइवेट कमरा होगा, ये सारे लवाजमात पूरे होंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस पेमेंट की अदायगी कर देगी, आपके बिल की अदायगी कर देगी। जो हॉस्पिटल का बिल आपने जाहिर है बनाकर मरीज को देना है, उसकी इंश्योरेंस ने पे कर देना। ऐसे ही हार्ट की किसी की सर्जरी है, ऐसे ही किसी के कोई आप समझे कि गुर्दों का कोई भी काम उसने करवाना है, जैसे डायलिसिस है या कोई पथरी है गुर्दे में या कोई भी प्रोसीजर है, ये सब कुछ होता था। हेल्थ कार्ड छीन लिया, लोग फिर बेचारे बेयारो मददगार हो गए। अब आप सुनिएगा जरा कि अब मरियम नवाज ने दोबारा वही ऐलान किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ला रहे हैं हम। ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी जिसका जहां से दिल करेगा अपना इलाज करवा सकेगा। आप सबको पता है कि इमरान खान साहब का जो हेल्थ कार्ड था, जो उनकी गवर्नमेंट ने लाए थे, वो हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो हेल्थ कार्ड था वो भी नेशनल हॉस्पिटल से इलाज करवाएं, लाहौर से, भले डॉक्टर्स हॉस्पिटल से करवाएं, भले हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल से करवाएं। मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल्स का नाम ले रहा हूँ, और उसके साथ ही आदिल हॉस्पिटल और जो भी लाहौर के जितने भी हॉस्पिटल, ऐसे ही दूसरे शहरों के जहाँ से मर्जी जाके आप इलाज करवाते थे। अब वही काम कर रही हैं। नादा भी बिलाकर वही करता है जो दाना करता है, लेकिन बहुत ख़राबी के बाद वही सब कुछ मरियम नवाज कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से गरीबों को, यतीमों को, मस्कीनों को, बेवाओं को, नातवा लोगों की बहुत सारी बददुआएं लेने के बाद और उन्हें बहुत सारा सताने के बाद पता नहीं कितनी ज़िंदगियां उजाड़ दी इन्होंने, क्योंकि लोग इलाज नहीं करवा सके पिछले 2-3 सालों के अंदर। अब वही इमरान खान वाला दोबारा से हेल्थ कार्ड उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज को इन्वॉल्व करके सब कुछ वही करके दोबारा रीलॉन्च किया जाएगा और उसके ऊपर अपना बूथा लगा दिया जाएगा। मतलब चेहरा, पंजाबी में चेहरे को बूथा कहते हैं, तो मरियम नवाज साहबा अपना बूथा लगा देंगी उसके ऊपर और बताएंगी कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। चलें, बूथा लगा लेती हैं, अब तभी लगा लेती हैं, लेकिन क्योंकि इनको लगता ये था कि अगर कंटिन्यूटी रही तो लोग उसी हेल्थ कार्ड को मानेंगे, तो अब बीच में क्योंकि बंद कर दिया है और अब दोबारा शुरू करेंगे तो लोग मान लेंगे कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। इनको लगता है लोग गधे हैं या उनको कॉमन सेंस नहीं, या उनको समझ नहीं है, ये पता नहीं, सबको अपनी तरह के नालायक समझते हैं। ये अवाम को सब पता है कि हेल्थ कार्ड जो है ये अब आप जहां जहां जैसे जैसे मर्जी दोबारा ऑफर करेंगे, उनको पता है कि आप वही दे रहे हैं, बल्कि उससे कम ही देंगे, उससे बुरा प्रोग्राम ही लेके आएंगे, उससे अच्छा प्रोग्राम आप ला नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम, जिसमें माहाना किराए को ही घर की किस्त बनाने का ऐलान किया है, ये मंसूबा भी इमरान खान ने शुरू किया था। उबैद भट्टी साहब, ये जर्नलिस्ट हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ना सिर्फ घर बनाए गए थे बल्कि ये पूरा प्लान जो है ये मटेरियलाइज किया गया था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर, कि जो घर का माहाना किराया जैसे देते हैं वो किस्त में जाएगा और लोगों का अपना घर बन जाएगा किराया देने के बगैर। बहुत सारे घर बना दिए गए, अभी भी बहुत सारे घर तकरीबन 90% कंप्लीट हुए खड़े हैं। ये उसकी फाइनल कंप्लीशन नहीं कर रहे, जानबूझ के वक्त बर्बाद कर रहे हैं ताकि देर के बाद देंगे, फिर फीते काटेंगे तो लगेगा कि ये हमने घर बनाए, इमरान खान ने नहीं बनाए। हजारों ऐसे अपार्टमेंट्स और घर हैं जो इमरान खान, जाहिर है 3-4 साल लग जाते हैं उस प्रोजेक्ट को, पहले साल डेढ़ में शुरू किया, फिर कोविड आ गया। मेन वो प्रोजेक्ट जो तकरीबन मुकम्मल हैं, और बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वीडियो फुटेज भी जर्नलिस्ट आपके सामने रखते हैं जो दिखाते हैं कि इमरान खान ने जो घर बनाए हुए हैं उनको खाली छोड़ा हुआ है, लोगों को नहीं दे रहे, ताकि उसके अंदर भी वक्त जो इनको दरकार है वो ले लें, उसके बाद कहें ये भी हमारा प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे जावेद चौधरी साहब, आपको पता है कि जब तक कोई नया लतीफ़ा आपको ना सुना दें उनको भी खाना हजम नहीं होता। हम भी आपके सामने उनके लतीफ़ों को ना रख दें क्योंकि बड़े दानिश्वर हैं वो पाकिस्तान के, तो हमें भी खाना नसीब नहीं होता या हजम नहीं होता। तो उन्होंने चंद दिन पहले तो ये कहा था कि पाकिस्तान में 19 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं
और उस वजह से 18 करोड़ यूनिट बिजली के वो मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर लग जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान में टोटल गालिबन 21 करोड़ यूनिट जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन्होंने 19 करोड़ सिर्फ या 18 करोड़ मोबाइल फ़ोन सेल फोन्स को लगा दिया। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। एक यूनिट से एक मोबाइल फ़ोन जो है, जो आईफोन है, मीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है, छोटे वाले फ़ोन तो और थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, मीन उसकी बैटरी बड़ी होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है, वो 40 से 50 बार चार्ज हो जाता है। मीन 1 या 2 रुपए में एक दफ़ा में फ़ोन, 2 रुपए में मैक्सिमम कह लें, 2 भी नहीं बल्कि 1 रुपए में एक दफ़ा फ़ोन आपका चार्ज होता है। बहरहाल आपको पता है कि जावेद चौधरी साहब को पिछले 50 साल में किसी ने नहीं पूछा, तो अब किसने पूछना है? उन्होंने कह दिया। अब उन्होंने नई बात की है। उन्होंने कहा है कि फीमेल डॉल्फिन जो है उसे मर्द से प्यार हो जाता है और जो मेल डॉल्फिन है उसे औरत से प्यार हो जाता है। डॉल्फिन हल्क से बातें भी कर सकती है, सीटियां भी मार लेती है। अब सुनाइए, यहां तक तो उन्होंने चैट जीपीटी वगैरह से पढ़ के आपके सामने बातें रख दी, दानश्वरी यहां तक तो होगी। आगे वो क्या कह रहे हैं कि अब सुना है कि ईरान जंग में अमेरिका डॉल्फिन तैयार कर रहा है और इन्हें असलहा देकर ईरान के जहाज़ों की तरफ भेज सकता है। जावेद चौधरी साहब ने यह कहा है कि डॉल्फिन जो है उनको असलहा देगा, वो असलहा पकड़ेंगे, या मुझे नहीं पता उनके हाथ हैं कि नहीं, शायद मुंह में पकड़ लें, और फिर जाके वो अमरीकी उनको असलहा देंगे और वो जाकर वो ईरान के ऊपर हमले करेंगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि ईरानी बड़े पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर वहाँ जावेद चौधरी के फॉलोअर जैसे लोग होते तो खुदा ना खास्ता कहीं डॉल्फिन्स को मारना ही ना शुरू कर देते समंदर के अंदर बेचारियों को। तो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है कि डॉल्फिन ऐसा काम नहीं कर सकती या नहीं करेंगी, लेकिन जावेद चौधरी साहब ने अपना ऐसा तज्जिया जो है वो खड़का दिया है। लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं कि अकेले जावेद चौधरी बात कर रहे हैं, और भी दुनिया में ऐसे लोग हैं, अमेरिका में भी हैं, जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थेरीज फेंकते रहते हैं और करते रहते हैं और ऐसे बेतुके सवालात पूछते रहते हैं, ऐसे तज्जिए देते रहते हैं। तो ये कोई अकेला ना समझिए जावेद चौधरी साहब को। अच्छा जी, ये जो